डिटेल्स में पता चल जाएगा। और इसी तरीके से इसी तरीके से जो है लास्ट में आई विल ट्राई टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी जो है आपको पढ़ाने की करंट अफेयर, वो भी आपको आगे शेयर हो जाएगा। तो उससे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो ये हमारी ब्रीफ आउटलाइन है जिसको आज हम फॉलो करेंगे, और इसी आउटलाइन के हिसाब से ही हम अपनी चीजें जो है वो आगे लेके चलेंगे। सो बिफोर going to discuss syllabus and strategy, etc. So let me introduce myself. Okay, I am GM Pitafi, and currently I am a PhD scholar in Bahria University, Islamabad. Similarly, I am also an adjunct lecturer there in international relations and politics. I have done my MPhil in political science from University of Punjab, and MA in political science is gold medal from University of Sargodha. Basically, I am from district Gotki. So guys, let's start. और ये जब डिस्कशन खत्म होगी तो लास्ट में आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क ऑल क्वेरीज। आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो भी आप आखिर में मुझसे पूछ सकते हैं, बट इनिशियली आप लोगों ने मुझे सुना है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस के सिलेबस और थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में, कि दिस इज द सिलेबस। यार, जिनकी भी वीडियो ऑन है तो काइंडली वो अपनी वीडियोस ऑफ कर लें प्लीज, और अपने माइक्स वगैरह जो हैं उनको भी क्लोज कर लें, ऑफ कर लें, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके गाइस, तो दिस इज सिलेबस ऑफ करंट अफेयर जो एफपीसीएस ने आपको दिया है, और हम इसी पैटर्न को यूज करेंगे। आई डोंट नो सैफुल्लाह, कौन से स्टूडेंट हैं जिनको कोई इशू हो रहा है, मुझे नहीं पता। अगर वो करना चाहें तो वो आ सकते हैं। किसी को कोई इशू हुआ? 73 students are there right now. I don't know what is issue with them. Uh, okay, so recording is also already taking place. Okay, so there is a problem. मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको इशू हो रहा है। Okay, so just a minute guys, just a minute, just a minute, I am coming back. Okay, so जिनको इशू था, I have again sent them list link. सैफुल्लाह, अभी they can join us. यार, जिनने भी वीडियो ऑन किया हुआ है और मैक, ये थोड़ा प्लीज क्लोज कर दें, वरना मुझे मजबूरन आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो सिलेबस है एफपीएससी ने वो दिया है करंट अफेयर का। तो अगर इसको समझेंगे तो मेरी स्ट्रेटजी समझ जाएगी कि मैं करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को किस तरीके से लेके जाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, यानी कि 20 मार्क्स में दे आस्क अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक affairs of Pakistan, and similarly there are 40 marks क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात की हुई है, यानी पाकिस्तान रिलेशंस विद द नेबर्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद द सुपर पावर्स, पाकिस्तान रिलेशंस विद द मुस्लिम स्टेट्स, एंड पाकिस्तान रिलेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमसे डिमांड करते हैं वो लोग 40 मार्क्स के अंदर। और देन देयर आर ग्लोबल इशू 40 मार्क्स के अंदर जो आते हैं, जिसमें आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें। इसको मैं आगे बताता हूँ कि मैं को किस तरीके से बाइफिकेट करता हूँ। ये चीजें हैं जो आपसे वो मांग रहे हैं। अभी होगा क्या कि बेसिक टॉपिक्स तो यही रहते हैं हमेशा से।
फ़र्क जो आता है वो ये आता है कि हर साल के हिसाब से उनके जो डायनामिक्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, वो चूँकि चेंज होती रहती हैं, तो इस वजह से क्वेश्चंस हमेशा करंट डेवलपमेंट्स के अंदर ही आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, दिस इज़ अ होलिस्टिक कांसेप्ट, बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो 21st सेंचुरी के अंदर सिक्योरिटी का कांसेप्ट किस तरीके से चेंज हुआ है, दे आस्क अबाउट दिस। तो वो इसके बारे में हमसे पूछते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की भी यही सिचुएशन है, और ह्यूमन राइट्स या ये सारे सिलेबस आपने देखा होगा सारा, क्योंकि आप 22 के लिए अपियर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव एन आइडिया। बट इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर मैं बताऊँ कि मैंने किस तरीके से इन चीज़ों को लेके चलना है, तो दिस इज़ माय आउटलाइन। यानी इसको जो जिस तरीके से मैंने इसको बाइफरकेट किया है, यानी करंट अफेयर, जिससे आपके पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर दोनों रिलेट होते हैं एक-दूसरे से, दोनों मैच होते हैं एक-दूसरे से। हाउ वी कैन मैच एंड हाउ वी कैन रिलेट देम, उससे अगर पढ़ेंगे तो आपकी टाइम और जो आपकी एनर्जी है वो दोनों बच सकती है। Yes, 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 Rahman. I'm going to give you a lecture on a specific topic, and that is the most important topic about changing world order. और मैं बताता हूँ कि वो टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि वो आप अगर नहीं समझेंगे, तो बिलीव मी, आपको ग्लोबल डायनामिक्स का पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपको ग्लोबल डायनामिक्स का पता नहीं चलना है, तो आपको चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर समझ नहीं आएगा। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर समझ नहीं आएगा, तो दुनिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स अपनी पॉलिसीज़ को क्यों शिफ्ट कर रही हैं, वो समझ नहीं आएगा, और पाकिस्तान के ऊपर कौन-से मसले हैं, फॉरेन पॉलिसी के या इसके, वो भी आपको समझ नहीं आएगी। तो लिहाज़ा इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर हम वर्ल्ड सेंटर्ड इश्यूज़ की बात करते हैं, तो उसमें हमें इसी करंट अफेयर के नज़दीक वही बताया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, टेररिज्म, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कोऑपरेशन अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, ये एसडीजीज़ जो हो गए आपके, ग्लोबलाइजेशन का कांसेप्ट, मिडल ईस्ट, कश्मीर, पैलेस्टाइन इश्यू। दीज़ आर, इनकी जो डायमेंशंस हैं वो ग्लोबल लेवल पे हैं। और इसी तरीके से कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक इश्यूज हैं जो आपको मिलते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, और पाकिस्तान की एक्सटर्नल रिलेशंस डिफरेंट स्टेट के साथ कैसे रहेंगे, और पाकिस्तान के रिलेशन जो आईओज हैं, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कैसे रहेंगे। तो ये उन्होंने आपको सिलेबस दिया, एफपीएससी के अंदर दिया हुआ है। अभी जब मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, जो मेरी स्ट्रेटजी होगी, मैं इन दोनों डायमेंशंस को कलेक्ट करके आई हैव डिसाइडेड 40 टॉपिक्स, और जो पढ़ाने हैं मैंने 40 टॉपिक्स में 35 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने खुद दिए हुए हैं, जो आज अभी आपको बता रहा हूँ इसकी स्लाइड के बाद। 5 टॉपिक्स मैंने स्पेस में रखे हुए हैं, और वो 5 टॉपिक्स, दोज स्टूडेंट्स हु विल जॉइन मी, अगर उसमें कुछ रह गया है उन 35 टॉपिक्स में से, तो वो 5 टॉपिक्स टोटल डिस्क्रिप्शन होगी उन स्टूडेंट्स की, उनकी मर्ज़ी से मैं पढ़ाऊँगा कि कौन-कौन से रह गए हैं, या हो सकता है मुझे भूल गए हों, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। तो वो मैंने 5 का मार्जिन रखा है उस लिए। तो ये जो कंप्लीट होगा, ये 40 मार्क्स का, सॉरी 40 टॉपिक्स का आपका ये सेशन होगा, जिसमें मैं 40 टॉपिक्स आप लोगों को कवर कराऊँगा, डिस्कस करूँगा। तो ये तो थी सिलेबस की बात, जो एफपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है। और जो मैं सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा वो क्या होगा, कैसा होगा? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो मेरी आउटलाइन है, यानी व्हाट आई एम सपोज्ड टू डिस्कस, मेरी अप्रोच क्या होगी, और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन 40 डेज़ के अंदर, यानी मेरे सेशन के अंदर। इनिशियली मैं आप लोगों को ग्लोबल इश्यूज़ के साथ लेके चलूँगा, बिकॉज़ ग्लोबल इश्यूज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर मुल्क की पॉलिसी जो है वो ग्लोबल डायनामिक्स के बेस के ऊपर सेट होती है। तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, ग्लोबल इश्यूज़ को देखेंगे, और ग्लोबल इश्यूज़ के अंदर मैं स्टार्टिंग जो लूँगा वो लूँगा अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज़ मीन बाय चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, और उससे पहले आज ही की इसमें डिस्कशन में मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट डज़ मीन बाय ग्लोबल ऑर्डर? व्हाट डज़ मीन बाय वर्ल्ड ऑर्डर? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर? अब इसको समझना क्यों ज़रूरी है? इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो आप कहते हैं बात की जा रही है भई, चाइना और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही है, पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है,
पॉलिसीज उस वजह से चेंज हो रही हैं मुल्कों की, तो वो चेंज क्यों हो रही हैं, ये कंपटीशन कैसे अक्कर हो रहा है, इसके लिए आपको वर्ल्ड ऑर्डर को समझना ज़रूरी है। तो इस वजह से वर्ल्ड ऑर्डर इज़ इम्पोर्टेंट। तो शो हो रही है, आपके यहाँ सिग्नल का इश्यू होगा आई थिंक जवरिया, बाकी तो शो हो रही है सबको। एम आई राइट? ओके। तो एक तो जो है मैं आपको यहीं से लेके चलूँगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए आपको वर्ल्ड ऑर्डर को समझना है, और वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके फीचर्स क्या हैं, और करंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके फीचर्स क्या हैं, और ये चेंज कैसे हो रहा है, वो बात का मसला है। उसके बाद पता चलता है। ठीक है? हैदर, मैं चेंज रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी, देयर इज सम पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग इट ऑलरेडी, एंड मैं बताता हूँ उसका आगे क्या करना है हमने। ठीक है? तो एक तो इसको समझना है, जो कि अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद। देन सेकेंडली जो टॉपिक होगा, दूसरा टॉपिक, इट वुड बी अबाउट यूएसए चैन। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? असलन ये सारा पता चलेगा आपको, पैराडाइम शिफ्ट क्या है, सारी चीजें। दिस इज पैराडाइम शिफ्ट जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस यूएसए चाइना परसीव्ड कोल्ड वार के अंदर वी विल डिस्कस, वी विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट बीआरआई वर्सेस जो B3W का कॉन्सेप्ट है, उसको इसके अंदर देखा जाएगा। अटलांटिक वर्सेस पैसिफिक की जो वॉर की बात की जा रही है, उसकी बात होगी। ईस्ट वर्सेस द वेस्ट की जो बात हो रही है, वो इसी के अंदर आएगी। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन है, क्वाड है, ऑकस है, ये सारा इसी पैराडाइम के अंदर ही चलना है। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से लूंगा, बिकॉज अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के फीचर्स को, उसके डायनामिक्स को, तो बिलीव मी आपकी काफी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, और एटलीस्ट भी आप इस काबिल जरूर बन जाएंगे कि जो एनालिसिस है किसी भी चीज का आपसे जो पूछा जा रहा है, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप कैसे कर सकते हैं, और वो आपको आगे पता चलेगा कि आप कैसे बनेंगे। तो ये एक वाइडर आप कहें पर्सपेक्टिव है, जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नहीं नहीं, आगे आ रहे हैं मारिया, वेट करें। ठीक है? तो ये तो दो टॉपिक्स हो गए ना। थर्ड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी अबाउट द रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और द लिबरलिज्म, जिसकी आजकल बात हो रही है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है? ये इसके अंदर आता है, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलिज्म। इसके ऊपर भी दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलिज्म की रिट्रीट हो रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रही है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, मींस के हाउ इकोनॉमी इज शिफ्टिंग फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक, और जो लिबरल डेमोक्रेसी है या राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म है, वो क्या है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। इसी तरीके से जो थ्रेट्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी को, उसको देखेंगे। देन राइजिंग रीजनल अलायंसेस, दिस इज अ यूनिक फिनोमिना जो कि आजकल हो रहा है, कि पहले ग्लोबल अलायंसेस होते थे, बट नाउ वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड रीजनल अलायंसेस। ये रीजन्स के अलायंसेस को ज्यादा फोकियत मिल रही है, ग्लोबल अलायंसेस जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। इसलिए यस यस किंजर, यस यस, आप देख लें, थोड़ा सा वेट करें, आप मेरी बातें देख लें, आपको करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की दोनों की चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है? मैं बताता हूँ सारा, आप वेट करें या मुझे सुने फिलहाल। लास्ट में आपके क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह नहीं बचेंगे क्वेश्चन, ये न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे। तो आप सुने मुझे जरा। ठीक है? तो थर्ड टॉपिक जो होगा, दैट वुड बी अबाउट रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी लिबरलिज्म। बिगर आइडियाज हैं, पहले इनको समझना जरूरी है। ये समझेंगे तो आपको चीजें आगे समझ आएंगी। इसी तरीके से जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, वी विल मूव टूवर्ड, ज्यादा जूम आउट कर लेंगे चीजों को, और मैं आपको पढ़ाऊंगा जनाब अफगानिस्तान थिएटर जो आजकल चल रहा है, और इसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉजेज ऑफ यूएस डिफीट इन तालिबान विक्ट्री, व्हाई इट हैपेंड। सिमिलरली इश्यूज फॉर तालिबान रिजीम, के तालिबान रिजीम जब एस्टेब्लिश हो गया है तो उनको इंटरनल एक्सटर्नल गया है, तो उनको इंटरनल डिस्कसर्स की बात की जाएगी, उनके इंटरेस्ट क्या है उनके अंदर, वर्ल्ड और रीजनल उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े हैं, सारी चीजों के, पाकिस्तान के ऊपर पर्टिकुलरली इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, अफगानिस्तान के ऊपर, और वी विल ट्राई टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट सोवियत विदड्रॉल विद द यूएसए विदड्रॉल।
अफगानिस्तान से रिलेटेड हम इन सब डायमेंशंस को कवर करेंगे अपने इस जो है सेशन के अंदर। इसी तरीके से जो फिफ्थ हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी अबाउट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 2018 टू 21 की हम एक क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे। एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जो है इसको हाउ पाकिस्तान हैज टेकन अ न्यू अप्रोच इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, उसको देखेंगे कि हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्लाइमेट के ऊपर कैसे काम करें, डोजियर का जो कंसेप्ट हम किस तरीके से दुनिया को अभी दे रहे हैं, पूरी अप्रोच चेंज हुई है। अगेन दिस अप्रोच हैज बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबल चेंजिंग ऑर्डर। हमने उस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के तनाजुर में अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिसी की सक्सेस फेलियर्स क्या रहे हैं और फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे फॉरेन पॉलिसी को, उसकी एक क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव टॉपिक, यानी कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जो फिफ्थ टॉपिक होगा हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सिक्स टॉपिक की या जो आगे के टॉपिक्स हैं उसके अंदर अगर हम बात करना चाहें तो वी विल डिस्कस पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस, हम आ जाएंगे पर्टिकुलरली फॉरेन रिलेशंस के ऊपर जो कि एक टॉपिक था पूरा, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर्स। इट मीन्स के पाकिस्तान यूएसए के रिलेशंस को देखेंगे अगेन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में। अगर समझ के आगे होंगे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर तो बिलीव मी आपको इसका एनालिसिस करने में कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज हर कंट्री जो भी है मेजर पावर है वो उस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर रहा है, तो उसको समझना जरूरी है, तभी बता रहा था, तो आप ये भी समझेंगे। यूएसए पाकिस्तान के रिलेशंस, देन पाकिस्तान रशिया रिलेशंस हम उसको देखेंगे, देन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कश्मीर इशू को, प्रोपेगेंडा वार को, और ये जो डोजियर की पॉलिटिक्स थी इसको, कि हाउ पाकिस्तान हैज इनकॉर्पोरेटेड a new approach in its foreign policy, particularly with reference to India, जैसे डोजियर वगैरह, इनको हम क्रिटिकली देखने की कोशिश करेंगे। देन पाकिस्तान एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को देखने की कोशिश करेंगे हम। पाकिस्तान ईरान रिलेशंस हैं, 10th टॉपिक होगा हमारा। पाकिस्तान टर्की रिलेशंस को देखने की कोशिश करेंगे, एंड 12th हमारा होगा जो है शंघाई कोऑपरेशन समिट 2021 में जो हुई है उसको हम क्रिटिकली असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से जो 13 टॉपिक होगा दैट वुड बी अबाउट पॉपुलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, इसको हम देखेंगे कि दुनिया में कैसे राइज हो रही है हिंदुत्वता, और जो मोदी का इंडिया है पर्टिकुलरली हम उसको उस रेफरेंस के अंदर लेके जाएंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन ग्लोबल वार्मिंग एंड पाकिस्तान इनिशिएटिव्स, क्या क्या लिए हैं पाकिस्तान ने ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, उसकी बात की जाएगी। ये हमारा 14th टॉपिक होगा जिसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देन देयर विल बी एन अदर टॉपिक, और वो टॉपिक है जनाब आपका न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, दोनों के जो है उसमें फर्क है, इसको देखेंगे, ठीक है। जी हैदर ब्रिक्स, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या सीन है, ठीक है। ये एंड देन ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है, उसको जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे अगेन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज वंस यू आर डन विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर तो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स भी उस पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया ऑयल से चेंज होके गैस और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रही है वहां पे, और उसमें हम सेंट्रल एशिया के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और पाकिस्तान कंसोलिडेटिंग रिलेशंस विद द कार्स की बात की जाएगी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की, ठीक है। आ रहा है हैदर, आ रहा है हैदर, वेट करो यार, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज, सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो कार्स के साथ हमारी एक नई फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच हुई है, हमेशा मार्जिनलाइज रहा है ये जो खिता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का या सेंट्रल एशिया का। पाकिस्तान इज नाउ टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट इन दैट रीजन, नॉट ओनली पाकिस्तान बट होल वर्ल्ड वहां पे जा रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी पॉलिटिक्स। तो इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देन 17th टॉपिक जो होगा दैट वुड बी अबाउट चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, यानी कि हम ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। इनिशियली देयर वाज अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बट नाउ हाउ दिस concept has been changed into non-traditional security
या अभी फूड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, वाटर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो ये डायनामिक्स 21st सेंचुरी में कैसे चेंज हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। 18th टॉपिक हमारा होगा हाइड्रोपॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। इट मीन्स के जो साउथ एशिया के अंदर क्या क्या मसाइल चल रहे हैं हम उनको देखेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो इंडिया के साथ ये जो वाटर वॉर्स वाला कंसेप्ट है इसको देखने की कोशिश की जाएगी। एंड 19th जो टॉपिक होगा होगा हमारा, दैट वुड बी अबाउट यूएन स्पीचेस। उसको हम क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे और इन्हीं यूएस स्पीचेस से कुछ मखसूस पॉइंट्स हम निकालेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ग्लोबल जो है वो एनर्जी पॉलिटिक्स है और जो हाइड्रो पॉलिटिक्स है इट इज मोर लेस रीजनल फिनोमिना फॉर पाकिस्तान। ऑब्वियसली ग्लोबल को हम टच करेंगे बट हमारा फोकस ग्लोबल के रीजनल के ऊपर होगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पर्टिकुलरली करंट अफेयर से रिलेट करते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप इसमें से कोई भी चीज बची नहीं होगी। अभी इवन देयर इज अ स्पेस जिसको हम आगे देखेंगे कि आपके पास वो हमारे पास 5 जो टॉपिक्स हैं उस है या कोई हमारे पढ़ने के दौरान कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है तो वो उन्हीं 5 टॉपिक्स के अंदर ही आगे जाएगी। तो दिस वाज अबाउट ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर। अभी जरा आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। यानी 19 टॉपिक्स वो हो गए और पाकिस्तान से रिलेटेड जब हम चीजें डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस स्टार्ट फ्रॉम सीपैक। हम उसको सीपैक से पर्टिकुलरली फेज 1 को हम सीपैक करेंगे और हम उसकी न्यू डायमेंशंस के ऊपर आएंगे जिसमें हम हाउ सीपैक कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इसको हम देखेंगे कि इधर इट इज अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी और इट इज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, हाउ, इसको देखेंगे ये। और सीपैक का जो फेज 2 है हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो बात हो रही है पाकिस्तान में हम स्पेशल इनको डिस्कस करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विद इन द सीपैक, सीपैक में हम इसको डिस्कस करेंगे। देन देयर इज अ हॉट टॉक अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे ईवीएम मशीन्स का इशू चल रहा है, जो इसकी जो बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की बात हो रही है, सेनेट इलेक्शंस की बात हो रही है, हम इनको देखेंगे। देन मीडिया रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम कि ये जो हुकूमत मीडिया के रिफॉर्म्स लेके आ रही है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरीके से एफएटीएफ को हम थॉरली डिस्कस करेंगे। और हाइब्रिड वॉरफेयर कोई मुझसे पूछ रहा था, उसको हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। सिंगल नेशनल कैरिकुलम, दिस इज रिलेटेड टू पाकिस्तान अफेयर, तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेशनल डिजिटल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इसको देखेंगे। और सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान आजकल तो बड़े खराब चल रहे हैं, सुनने में आया है, तो हम इनको देखेंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान में कैसे हैं, क्या हैं। एंड देन सेंटर प्रोविंस रिलेशंस को हम देखेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू 18th अमेंडमेंट, उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे या क्रिटिकली असेसमेंट करेंगे। दिस टॉपिक्स आल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। तो 9th टॉपिक आपके ये हो गए। इसी तरीके से पाकिस्तान अफेयर के अंदर ही हम कुछ नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और देन 11th टॉपिक हमारा होगा एथनिक पॉलिटिक्स इन इश्यूज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। ये जो नए सूबों की बात हो रही है या पाकिस्तान नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को क्यों नहीं अचीव कर पाया, इसको हम देखेंगे। जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है उसके पीछे कॉजेज, उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। देन पॉपुलेशन एंड यूथ बल्ज इन पाकिस्तान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसको देखेंगे कि उसके कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं, उसको रोका कैसे जा सकता है। देन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम या इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मार्जिनाइज सा टॉपिक रहा है बट दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 14th टॉपिक हमारा होगा सोशल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वी विल डिस्कस हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन इश्यूज इन पाकिस्तान। के हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन हो गया, तो इनके इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या हैं, पॉलिसीज क्या बनी हैं, और रिकमेंडेशंस देने की कोशिश करेंगे कि इनको मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। 14th टॉपिक होगा अगेन देयर विल बी अ
ये 14th नहीं है, ये 15th हो जाएगा, जो मैंने 13th किया है ये मिस्टेक है। तो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आ जाएंगे, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के, उसके ऊपर हम आईएमएफ को डिस्कस करेंगे, हुकूमत ने क्या रिफॉर्म्स लाए हैं इकोनॉमी को संभालने के लिए उसको देखेंगे, इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं इकोनॉमी के पाकिस्तान में, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, और गवर्नमेंट ने सजेशन देने की हम कोशिश करेंगे कि हाउ इट कैन बी मेड इवन बेटर, ये जो सिचुएशन है इसको। तो ये हमारे 15th टॉपिक आपके हो जाएंगे पाकिस्तान अफेयर के। और जो 16th टॉपिक है ये थोड़ी मेरे ख्याल में इसमें मसला हो गया था सीक्वेंस में, तो इसको 16 समझना है आप लोगों ने। 16th होगा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स या पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात होती है, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और 17th आपका टॉपिक होगा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें हम उसकी जो होप्स या हर्डल्स की बात होती है, फ्यूचर कैसा है डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में, इधर इट इज टर्निंग इनटू अथॉरिटेरियन रिजीम और इट इज अबाउट गोइंग इनटू, जिसे हम कहते हैं मजीद डेमोक्रेसी कंसोलिडेट हो रही है, इस टॉपिक को देखेंगे। और इसमें फेडरल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो डिबेट हो रही है उसको देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए फेडरलिज्म सिस्टम ठीक है, सॉरी फेडरलिज्म नहीं है, दिस इज प्रेसिडेंशियल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिबेट होगी कि पाकिस्तान को कौन सा सिस्टम सूट करता है। एंड देन जो 17th आपका टॉपिक होगा वो एनर्जी इश्यूज इन पाकिस्तान, इसको हम देखेंगे कौन कौन से एनर्जी इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, अब हुकूमत की इनिशिएटिव्स क्या हैं, उनके लिए रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं, इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको करवाने हैं। दीज ऑल टॉपिक्स कलेक्टिवली 35 बनते हैं। 5 टॉपिक्स जो हैं उनकी जो है मैंने स्पेस रखी हुई है, वो टॉपिक्स बीच में आ जाएंगे, जैसे अभी कुछ आप में से सजेस्ट कर रहे थे, जैसे जेंडर पे करना है और सिमिलरली जो है ये चीजें करनी है, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है गाइस। तो जी क्लाइमेट चेंज अब्दुल नबी मैंने बता दिया है ऊपर, ठीक है, उसमें पाकिस्तान की क्या इनिशिएटिव्स हैं और ग्लोबल भी उसको देख लिया है, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स हमने वो तभी करा ना, देखें 5 टॉपिक्स भी हमारे पास, मैंने तभी वहां पे लिमिट रखी है, एज रखा है, तो वो हम आगे कर लेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं होलिस्टिकली स्पीकिंग जो हमने करने हैं। और आप चाहे पास पेपर्स देख लें और करंटली जो भी एकेडमीज ने पास पेपर दिए हैं, सजेस्टेड टॉपिक्स हैं इधर से उधर से, आई होप इन 40 टॉपिक से हटके आपकी चीजें नहीं आनी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन 40 टॉपिक्स की बेस एफपीएससी का सिलेबस है। मैंने सिलेबस से हट के चीजें नहीं की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सिलेबस में पुरानी चीजें थी, हम उनको रिन्यू करके यहाँ पे आ गए, करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि आपने करंट चीजों को करना है। और इसमें जो हिस्ट्री की बात होती है, हिस्ट्री के अंदर हो सकते हैं भाई 41 हो सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अभी। इसके अंदर जो है इस्लामोफोबिया हो गया है, इस्लामोफोबिया हो गया है, ठीक है। हाँ, अभी हिस्ट्री के ऊपर आ रहे थे, मैं हिस्ट्री के ऊपर आ रहा था, ठीक है। देखें हिस्ट्री, मैंने इन सारे टॉपिक्स के अंदर हर टॉपिक में हिस्ट्री का टच तो देना है, बट मैंने हिस्ट्री डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ानी है। बिकॉज करंट अफेयर का टॉपिक हो या पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक जिनको हम डिस्कस किया है, इसमें हिस्ट्री में डिटेल जाने की जरूरत नहीं होती है, हिस्ट्री का जस्ट आपने टच देना होता है। जो हिस्ट्री का स्पेसिफिक पोर्शन है आपके लिए, प्री और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री का जो है, वो मैं इस सेशन में तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट यस आई विल सेंड यू माई लेक्चर्स जो मैंने पहले दिए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इस टॉपिक के अंदर टोटली करंट चीजें चलेंगी, वो पाकिस्तान रिलेटेड से भी और वो से भी। और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आपके पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन में मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, उससे ज्यादा आता नहीं है। अदरवाइज जनरली जो आपकी करंट चीजें हैं वो उसको टच किया जाता है। तो अगर किसी को ज्यादा जरूरत होगी तो आई कैन शेयर माई लेक्चर्स जो कि मैंने डिटेल पे दिए हुए हैं प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के ऊपर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बहरहाल ये सेशन रहेगा, ठीक है, वो इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स थे जो आप लोगों ने देखे हैं, आपको समझ आ गई होगी कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। यहाँ तक अगर आपकी चीजें क्लियर हैं तो लेट मी मूव टूवर्ड दिस सेशन डिटेल्स, कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, जरा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ज्यादा, ठीक है।
तो गाइस यहाँ तक क्लियर है आपको कि सिलेबस क्लियर हुआ है कि विच टॉपिक्स आई विल कवर अपने सेशन के अंदर, मैं कौन से टॉपिक्स करवाऊंगा। गुड हो गया, अहमद निजामानी गुड, हैदर अली गुड हो गया, ठीक है, पूनम गुड, ठीक है, सो इट इज क्लियर, ओके। आमिना थैंक यू, ओके। तो अभी जरा आ जाते हैं ओके। तो सेशन डिटेल्स, यानी पहली सेशन में जब आप बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि मेथोडोलॉजी मेरी क्या होगी, हाउ आई विल टीच। तो कुछ तो उसका ट्रेलर आज आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आफ्टर वाइंडिंग अप सेशन डिटेल्स तो मैं आपको चेंजिंग वर्ड ऑर्डर ही पढ़ाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी मेथोडोलॉजी क्या है पढ़ाने की। इसलिए इस टॉपिक को मैंने रखा है। तो इस सेशन के अंदर जो लेक्चर मेथोडोलॉजी है वो ऑब्वियसली ये जूम के जरिए होगा। हमारा जो सेशन है कंजेक्टिव होगा जूम के जरिए, और जो हर लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, और रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको मेल के जरिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। गिलानी साहब ये आप थोड़ा वेट करने आ रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मैंने अभी लेक्चर दिया, यही लेक्चर रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के बाद ये मैं गूगल पे अपलोड करके आपको उनकी लिंक्स भेज दिया करूंगा। और वो लिंक्स कैसे आएंगी, वो आपको रीडिंग मटेरियल प्लस जो असाइनमेंट है, डेली असाइनमेंट होगी, वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि लेक्चर हुआ, लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग के बाद आपको विद इन 2 to 3 आवर्स में जो ज्वाइन करेंगे मुझे, वो मेल आईडी मैं उनसे ले लेता हूँ, तो मेल के जरिए मैं आपको जो है वो आपको लेक्चर जो है वो भेज देता हूँ, ठीक है। ओके। तो इसी तरीके से जो क्लास हैं वो पावर पॉइंट्स के जरिए होंगी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ऐसे ही होगा। मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी आपको, मेरी आवाज सिर्फ सुनाई देगी और आपको स्लाइड्स नजर आएंगी। और इसी तरीके से इट वुड बी अ इंटरएक्टिव टाइप ऑफ नेचर। इसके अंदर होगा कि आपके क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं कुछ भी, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिलेबस की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, जो जो भी हमने करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड जो भी चीजें थी मैंने बताई हैं आपको, कि एफपीएससी के अंदर क्या चीजें हैं, और जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से हैं। 35 हैं, और 5 टॉपिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे रखे हैं आपके, कि जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे। तो ये सिलेबस थी, एंड देन टाइमिंग और ड्यूरेशन की बात हो रही है, वो भी आपके माइंड में होगी। तो ये 40 डेज का जो है वो होगा मैक्सिमम आपका जो है ये सेशन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 40 टॉपिक्स हैं तो 40 डेज ही लेंगे ये। एक दिन में एक टॉपिक कराने की कोशिश करूंगा, बढ़ भी सकता है इससे, ठीक है। और क्लास टाइमिंग जो है वो टेंटेटिव है, टेंटेटिव इन अ सेंस के 9 या 9:30 पीएम रात को भी हो सकती है, और अगर मॉर्निंग में तो वो भी पॉसिबल हो सकती है। तो डिफरेंट टाइमिंग स्लॉट्स हैं, एक ही सेशन होगा दिन में। तो वो जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करेंगे तो वो उनकी कंफर्टेबल के हिसाब से टाइमिंग को डिसाइड किया जाएगा। बाय द वे रात के 9 या 9:30 से पहले सेशन नहीं हो सकता है, उसके बाद हो सकता है। तो वो जो मेजोरिटी जैसे चाहेगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा, या मॉर्निंग में भी टाइमिंग हो सकती है तो उसके हिसाब से भी चीज़ें डिसाइड होगी। और ये सारा जो लेक्चर है ऑब्वियसली से कम। जी संडे को होगी क्लास, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम किसी और दिन को ऑफ रख लें, संडे को तो होगी। ठीक है। और फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मटेरियल शेयरिंग वगैरह का क्या हिसाब किताब होगा सारा। तो देखें, मेरे पर्सनल नोट्स तो मेरे हैं नहीं जो मैं आपको प्रोवाइड करूं, मैं दूंगा भी नहीं और ना मैं रिकमेंड करता हूं। तो आपको जो भी चीजें मिलेंगी हर टॉपिक की आपको मेल के साथ पहुंच जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ जो चीजें होंगी वो होगा आपका बुक्स के चैप्टर्स में आपको दूंगा, डिफरेंट बुक्स के प्राइमरी बुक्स हैं जो सजेस्टेड बुक्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स आपको दूंगा, बिकॉज आई एम आल्सो अ रिसर्चर, तो आई नो हाउ टू रिसर्च दी थिंग्स। एंड देन आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स हो गई या उनके ओपेड्स हो गए, यानी कि ओपिनियन काफी सारे वो हैं उनके हिसाब से, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनके हिसाब से वो आपको डेटा मिलेगा। इस डेटा में कभी भी उम्मीद नहीं रखनी है कि मैं आपको बनी बनाई चीजें आपके हाथ में पेश कर दूंगा। आपको रीडिंग एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू ग्रेव गुड मार्क्स तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एंड देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैंने पहले बताया, मेल के साथ आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और आपकी असाइनमेंट जो होगी वो डेली बेसिस पे होगी। यानी आपको मेल में रिकॉर्डेड लेक्चर भी पहुंच जाएगा, उसी मेल में रीडिंग मटेरियल भी पहुंच जाएगा, उसी मेल के अंदर आपको असाइनमेंट भी पहुंचा दी जाएगी।
तो फिर उस पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, आपने कब और कैसे वो असाइनमेंट सेंड करनी है। हर टॉपिक की असाइनमेंट होगी डेली बेसिस के ऊपर, जो यू आर सपोज टू कंप्लीट इट और राइट इट। ठीक है। और इसी के साथ ही लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, दैट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इट इज टू सिंपल, कोई इसमें हेक्टिक नहीं है। और वो ये है कि जी जी अजीम, वो मुझे ही सेंड करेंगे, वो सारा उस पर डिटेल आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा सारा, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सारी लिखी होंगी। इसकी जो फीस है, इट इज 5000 फॉर द कंप्लीट सेशन। ठीक है, फॉर कंप्लीट सेशन 5000, and you can submit it via different means like जैस कैश है, पता नहीं इजी पैसा होता है और बैंक अकाउंट है। वो तो खैर जो इंटरेस्टेड होगा वो विल कांटेक्ट मी ऑन गिवन नंबर, उसको मैं डिटेल जो है इसकी शेयर कर दूंगा। और जो आज की ये क्लास है, बीच में जो है ये 2 डेज जो होंगे ये ऑफ होगी, उसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है फीस सबमिट कराएगा तो होगी। और मंडे को यानी 18 जो अक्टूबर है, उस पे मेरी पहली क्लास बाकायदा स्टार्ट होगी। और बीच में 2 दिन आपको सोचने के लिए हैं, अगर कोई सोचना चाहता है तो वो सोच सकता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ, जिसे कहते हैं जो आप जिसे कहें कि वो है। तो मेरा नंबर है 0302, ठीक है, या शेयर कर दें नीचे, 20125445। दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी 0302201255। कोई नीचे शेयर भी कर देगा आपको। ठीक है, तो इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, अगर थैंक यू हैदर, थैंक यू। ठीक है, दिस इज माय नंबर, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स आपको सारी इसमें मिल जाएंगी। तो गाइस ये वो चीजें थी जिसके लिए आप थोड़े से कंफ्यूज थे या कुछ था आपको पता चल गया। थैंक यू पूनम। ठीक है, तो नाउ ये सारी चीजें पता चलने के बाद जरा क्यों ना थोड़ा सा ट्रायल ट्रेलर कर दिया जाए, यानी कि आपको पता चल जाए कि हमने पढ़ना क्या है। यार थोड़ा सा पढ़ा दूं आपको, ताकि आपको मेथोडोलॉजी की समझ आ जाए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बट उसके लिए आपको मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा कि अब तक की चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे एक आध मैसेज कर दें, ताकि हम इसको डिस्कस करें आगे। तो इज इट क्लियर गाइस? अभी तक की चीज़ें क्लियर हैं, सिलेबस क्लियर है, और ये जो सेशन की डिटेल्स वगैरह हैं ये सारी क्लियर हैं? अगर ये क्लियर हैं तो हम आगे ज़रा मूव करने की कोशिश करते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं इनकी, थैंक यू हबीबा, इनकी जो डिटेल्स हैं वो जो है मैं जो ग्रुप में मुझे ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली आई विल शेयर इट। ओके किंजर, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अच्छा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं 2020 में अपीयर होने के लिए, या वो 23 में भी अपीयर होंगे, देखें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका पर्सपेक्टिव बनाने की। पर्सपेक्टिव इन सेंस कि आपका एक लार्जर जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में वो डेवलप हो। अगर वो डेवलप हो गई तो आप लोगों को चीज़ों को एनालिसिस करने में मसला नहीं होगा। इस वजह से तभी मैं जो चीज़ें आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल की जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड हैं। और अगर आप इस डेवलपमेंट को समझेंगे तो आपको बाकी चीजें समझ आएंगी, एंड आई गारंटी आपको वाकई ही चीजें समझ आएंगी। तो इस फिनोमिना को समझना बड़ा जरूरी है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को। क्योंकि हमेशा से बात यही होती है, जब भी आप पूछेंगे यार वो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसे चेंज कर रहा है, एंड दिस इज रियलिटी, ऐसा है। पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, बट उसका हमारे ऊपर जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में वो बड़ी नेरो सी है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। तो इसको डिटेल से डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्कस होगा तो आपको चीजें समझ आएंगी। तो इस वजह से जरा इसको आज देखने की कोशिश करते हैं, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। तो ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, ये छोटा सा टॉपिक होगा, इतना ज्यादा लेंथी नहीं होगा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जरा इसकी भी आउटलाइन आपको बता दूं कि व्हाट वी विल डिस्कस, एंड यू हैव टू असेस माय मेथोडोलॉजी। और मेरी मेथोडोलॉजी ऐसे ही चलनी है जब तक आपने मेरे साथ रहना है। और काफी सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास पहले पढ़ चुके हैं, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि मैं लंबी लंबी नहीं छोड़ता।
ऐसे ही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इसके अंदर वी विल डिस्कस अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड इट्स फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है, कि वर्ल्ड ऑर्डर है क्या बेसिकली, और इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो समझ आएंगी तो आपको आगे की बातें पता चलेंगी ना, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की, तो फीचर कैसे चेंज हो रहे हैं। देन ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स को मैं बता दूंगा आपको कि कौन से माजी के अंदर तारीख में कुछ वर्ल्ड ऑर्डर्स रहे हैं, उसको देखेंगे। देन थैंक यू फरा। देन करंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जो आजकल चल रहा है, अमेरिकन बेस्ड जिसे वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसके फीचर्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसको देखेंगे। एंड देन हाउ वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, ये चेंज कैसे हो रहा है, ये चेंजिंग कहाँ अक्कर हो रही है, उस चेंजिंग की मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी ब्रीफ आउटलाइन है जो अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड इट विल बी वेरी शॉर्ट। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लेक्चर्स 2 घंटे से ज्यादा तकरीबन नहीं जाते हैं, 2 घंटे से कम भी नहीं होते हैं वैसे, तो आपने 2 घंटे का माइंड में रख के बैठ। तो वर्ल्ड ऑर्डर को जरा हम देखते हैं, अगर यहाँ की ये चीजें क्लियर हो गई कि आज हमने पढ़ना क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। चलें आपको जर्नी करवाते हैं जरा वर्ल्ड ऑर्डर की। ओके, तो वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आपने समझना है तो उसका सिंपल मतलब है समझने के लिए, वो ये है कि जैसे आपका मुल्क होता है, मुल्क के अंदर आप हम इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल्स को रहना होता है, ठीक है। और हम आपस में किस तरीके से रहते हैं, यानी हम आपस में लड़ते झगड़ते क्यों ज्यादा नहीं, पीस क्यों होता है एक डोमेस्टिक स्टेट के अंदर, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की सूरत में हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन है, और हम उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। यही रीजन है कि मिनिमम जो है वायोलेंस होता है, मिनिमम डिसऑर्डर होता है, और हमारे यहाँ बड़ा कॉपरेशन और पीसफुली सिस्टम चलता है। तो मीन्स के जैसे आपके डोमेस्टिकली कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, सिमिलरली इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी जो स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए भी देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर द प्रिंसिपल, और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके स्टेट्स आपस में कोऑपरेशन पीस के साथ रहती हैं। बिकॉज अगर ये चीजें अवेलेबल ना हो तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट होगा लड़ाई झगड़ा। तो जितने अच्छे, जितने मजबूत और जितने स्ट्रांग वो रूल्स प्रिंसिपल्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल सिस्टम भी उस तरीके से चलेगा। इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन इन द वर्ल्ड at a particular time and the effect that this has on relationship between different countries, यानी कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करके स्टेट्स आपस में रिलेशनशिप को मेंटेन करती हैं, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। और सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू व्हिच इंटरनेशनल सिस्टम इज रेगुलेटेड, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं और स्टेट्स उन पे फॉलो करती हैं, कोई स्टेट चाहे ना चाहे मजबूरन भी उनको करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो ना किए जाएं तो स्टेट्स तो फिर हिटलर की तरह बन जाएं। और जब भी ये रूल्स प्रिंसिपल्स ब्रेक डाउन होते हैं, उसका नतीजा होता है वॉर, उसका नतीजा होता है वायोलेंस, उसका नतीजा होता है एग्रेशन, उसका नतीजा होता है कन्फ्लिक्ट। तो उस कन्फ्लिक्ट से रोकने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ये आता हूं असफंद, आपको ये रूल्स कौन बनाता है इसके ऊपर भी आते हैं। तो इट इज फार्मुलेटेड बाय द पावरफुल स्टेट और स्टेट्स। असफंद आपके क्वेश्चन का जवाब है, कौन बनाता है भाई, ये पावरफुल स्टेट्स बनाती हैं। वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा पावरफुल स्टेट्स बनाती हैं, वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा सुपर पावर्स बनाते हैं, कोई आम नहीं बनाता है, ठीक है। तो इनके अंदर डिफरेंट होते हैं, ट्रीटीज भी हो सकती हैं, नॉर्म्स भी हो सकती हैं, वैल्यूज भी हो सकते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, बट ये बनाते हमेशा पावरफुल हैं।
गरीब नहीं बनाते भाई, गरीब नहीं बनाते। वो कहते बेगर्स आर नॉट चूजर्स। गरीबों की औकात नहीं है भाई वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स बनाने में। बनाते पावरफुल थे हमेशा, और तारीख में हमेशा पावरफुल ने ही वर्ल्ड ऑर्डर को सेट किया है, गरीबों ने नहीं बनाया भाई। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन। अच्छा, जब वर्ल्ड ऑर्डर बन गया तो मैंने आपको डिफाइन हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। तो हर वर्ल्ड ऑर्डर के देयर आर सर्टेन फीचर्स। कुछ फीचर्स को देख के आप लगा सकते हैं अंदाजा कि ये वर्ल्ड ऑर्डर है। तो फीचर्स क्या होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के, जो भी बनाया जाता है, और मैं आगे बताता हूँ। तारीख में डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर्स रहे हैं, तारीख में आज भी वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, और आगे भी जो चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है उसकी भी बात हो रही है। तो फीचर्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा तारीख के अंदर रहा है। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है, रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, पावरफुल स्टेट्स बनाती हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ऑर्डर इन इंटरनेशनल सिस्टम, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस इन कोऑपरेशन इंटरनेशनल सिस्टम, उसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। तो कुछ फीचर्स होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के। वो फीचर्स क्या होते हैं, देखें। सबसे पहला जो फीचर होता है दैट इज अबाउट वर्ल्ड ऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन द रेगुलर पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरएक्शंस। वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी यूटोपियन ख्याल पे नहीं बनाया जाता, वो हमेशा प्रैक्टिकल कंडीशंस पे बनाया जाता है, वो हमेशा प्रेगमेटिक मेथड्स के साथ बनाया जाता है। यानी उसके अंदर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बना दे जिनको स्टेट्स फॉलो ही ना करें कभी। वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा रियलिस्टिक बेसिस पे बनाया जाता है, यानी कि ग्राउंड रियलिटीज को देख के बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी हर स्टेट सर्वाइव करना चाहती है, तो आपने वर्ल्ड ऑर्डर भी ऐसा ही प्रोवाइड करना है कि जिसमें स्टेट का सर्वाइवल मजबूत हो। आप ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर नहीं दे सकते कि स्टेट्स के जो सर्वाइवल है वो भी खतरे में पड़ जाए। तो हर स्टेट को सर्वाइव करने का हक हो, पहला तो फीचर ये होता है वर्ल्ड ऑर्डर का। सेकेंडली, वर्ल्ड ऑर्डर्स आर डिजाइन्ड फॉर वन कंटिनेंट, two continents, and may be designed for the whole world. तो वर्ड ऑर्डर वेरी करता है। इनिशियली आप बनाते हैं एक कंटिनेंट के लिए, फिर आप दो कंटिनेंट के लिए, फिर आपको पूरी दुनिया के अंदर उस वर्ड ऑर्डर को सेट कर लेते हैं। और ये मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्तानिया था, बर्तानिया ने अपना वर्ड ऑर्डर दिया जिसको पेक्स ब्रिटेनिका कहते हैं, जिसको आगे बताता हूँ आपको। वो एक हेजमॉन रहा है, वो पावरफुल रहा है, उसने अपना वर्ड ऑर्डर दिया था। इनिशियली उसने वर्ड ऑर्डर यूरोप में प्रोवाइड किया, फिर वो यूरोप से निकल के अमेरिका में उसने दिया, फिर अमेरिका से निकल कर एशिया में दिया, फिर एशिया से निकलकर अफ्रीका में दिया, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया तक चला गया। फिर पूरी दुनिया के अंदर बर्तानिया का वर्ड ऑर्डर मैटर करता रहा है। तो मीन्स वो एक कंटिनेंट, दो और तीन कंटिनेंट के ऊपर चलता है। और इसी पे ही आपकी आगे की डिबेट चलेगी, जो कि हम चाइना की बात कर रहे हैं। भाई चाइना जो वर्ड ऑर्डर दे के लेके आ रहा है वो कहाँ देगा। तो हमेशा वर्ड ऑर्डर आपकी कंटिनेंट से स्टार्ट होता है, फिर आप दूसरे कंटिनेंट में जाते हैं, फिर तीसरे कंटिनेंट में जाते हैं। इस तरीके से आपका वर्ड ऑर्डर आप सेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विल्सोनियनिज्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, ये भी एक वर्ड ऑर्डर था। आपने देखा ये सिर्फ यूरोप तक महदूद रहा था, यहाँ पे वो नहीं आया था। ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है, ये भी एक वर्ड ऑर्डर था जो दिया गया था उस टाइम पे। तो पहला क्या फीचर है वर्ड ऑर्डर का कि ये प्रैक्टिकल रियलिटीज ग्राउंड्स के ऊपर बनाया जाता है। दूसरा क्या है इसका कि ये एक कंटिनेंट, दो या दो से ज्यादा कंटिनेंट के लिए इसको बनाया जाता है। दूसरा फीचर ये होता है किसी भी वर्ड ऑर्डर का। इसी तरीके से जो तीसरा खासियत होती है वर्ड ऑर्डर की, दैट इज अबाउट कि वर्ड ऑर्डर्स हैव मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, दे आर डिजाइन फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और ये भी माइंड में रखिएगा हमेशा, मैंने पहले बताया ना कि प्रेगमेटिक बेसिस पे होता है। तो जो पावरफुल स्टेट वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट कर रही है, वो वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा उसके इंटरेस्ट को फॉलो करता है। वो वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों की, नेशंस की भलाई के लिए होता है। इसको माइंड में रखना है, बिकॉज़ जो भी पावरफुल है वो अपने फायदे के लिए वर्ड ऑर्डर बना रहा होता है। वो, उसको गरीबों की परवाह कोई नहीं होती है। ठीक है? वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, वेरी गुड अली। ठीक है? तो वो कोई, हाँ, कहने में ऐसा होता है। कहने में तो वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा आपको नज़र आता है कि भई हाँ, ये तो दुनिया की भलाई के लिए बनाएगा, ये किया, वो किया, बट
आफ्टर ऑल उसके डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, ठीक है। जैसा कि ब्रेटन वुड सिस्टम अमेरिका ने बनाया था, जैसा कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है और गेट है जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये बनाया तो पूरी दुनिया के लिए गया, अमेरिका ने सेट किया। बट अगेन ये सारी चीजें सर्व किसको करते हैं? सर्व फिर भी अमेरिका को करते हैं। तो मींस वर्ल्ड ऑर्डर का जो थर्ड फीचर है कि वर्ल्ड ऑर्डर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। वो रूल्स रेगुलेशन पॉलिटिकल बेसिस पे भी होते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे भी होते हैं, स्ट्रेटेजिक बेसिस के ऊपर भी होते हैं। और वो हमेशा जो सुपर पावर होता है या जो बना रहा होता है वर्ल्ड ऑर्डर को, उसको सर्व करते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर्स आर इंटेंशनली आर पर्पसफुली फॉर्मुलेटेड। वो इंटेंशनली बनाए जाते हैं हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर। क्यों? मैंने पहले बताया, सर्व के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। बर्तानिया जब कोशिश कर रहा था वर्ल्ड वार 1 ना हो, 2 ना हो, क्यों कोशिश कर रहा था? उसको गले में थोड़ा पड़ी थी, परवाह थोड़ी थी। उसका अपना फायदा था। बिकॉज़ वॉर होती तो उसका नतीजा हुआ ना, उससे हेजेमनी छिन गई। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर्स होते हैं वो इंटेंशनली या पर्पसफुली फॉर्मुलेटेड किए जाते हैं। वो बैठ के बनाए जाते हैं। वो एब्रप्ट नहीं बनाए जाते। और जब वो बनाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें ये देखा जाता है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर उस पर्टिकुलर स्टेट के इंटरेस्ट को कितना सर्व करेगा। अभी अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। हर अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर का प्रिंसिपल सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। वो उसकी सपोर्ट से बाहर होगा ही नहीं। लिबरल डेमोक्रेसी देख लें आप, कैपिटलिज्म देख लें आप, ये क्या है सारे? ये फ्री मार्केट देख लें, फ्री ट्रेड देख लें आप, ये सारे इस करंट वर्ल्ड ऑर्डर के फीचर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली अमेरिका को जो है वो इंटरेस्ट में है, उसको फायदा दे रहे हैं। तो ये डेलिबरेटली उनको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है? यानी कि वर्ड ऑर्डर पर्पसफुल इंटेंशनली मींस दी, वो जो सुपर पावर्स होते हैं जब वो फार्मूलेट फार्मूलेट कर रहे होते हैं वर्ड ऑर्डर, उसमें उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो उनको बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक ये बनाई गई थी, ये किसके फायदे के लिए? अमेरिका के लिए। यानी कि अमेरिका खुद तो ऑकस के जरिए न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड जब नॉर्थ कोरिया या ईरान ऐसी बात करता है तो उस पे अमेरिका का एतराज होता है। मीन्स ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, तो ये वर्ल्ड अल्टीमेटली पर किसको सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका को। और अमेरिका के इंटरेस्ट को, जहां वो चाहता है ठीक हो तो वो होगा, जहां वो चाहता है ठीक नहीं हो तो वहां पे चीजें ठीक नहीं होंगी। तो ये पर्पसफुली उनको सेट किए जाते हैं, ठीक है। ये एंड देन फिफ्थ जो फीचर होता है किसी भी वर्ड ऑर्डर का, इट मीन्स के वर्ड ऑर्डर्स आर फॉर्मुलेटेड टू गवर्न द अफेयर्स। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दुनिया को गवर्न किया जा सके। ये जो पूरी दुनिया है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं, उनके बिहेवियर को मैंने पहले बताया ना, कंट्रोल किया जा सके। उनमें पीस कोऑपरेशन लाया जा सके ताकि कोई भी एक बड़ा जो आप जिसे कहें इवेंट हो, जैसे वर्ल्ड वार 1 हो गई, 2 हो गई, कोल्ड वार, ऐसी वॉर्स दोबारा न हो, जिसकी वजह से जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर्स को मेंटेन किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। इसका मेन पर्पज यही होता है बज़ाहिर। और हिडन में क्या होता है वो आपको बने पता है, जो भी बता रहा होगा वो उसके उसको सर्व कर रहा होगा। जैसे लीग ऑफ नेशंस था या यूनाइटेड नेशंस थी, ये जब बनाई गई उसका मकसद क्या था कि दुनिया में दोबारा कोई वॉर ना हो, उसको रोकने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर्स जो है वो नया सेट किया गया था। एंड द सिक्स्थ वन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना है, आपको चाइना की समझ आएगी। वर्ल्ड ऑर्डर्स आर ग्राउंडेड ऑन द वर्ल्ड व्यूज ऑफ सिविलाइजेशंस एंड स्टेट्स। जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाता है, जो विक्ट्रियस होता है, जो जीतने वाला होता है, जो सुपर पावर होता है, जब वो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा होता है तो याद रखिएगा वो वर्ल्ड ऑर्डर को अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से बनाता है। यानी जैसे उसका एक्सपीरियंस रहा होता है, जैसे उसकी सिविलाइजेशंस रही होती हैं, जैसे उनकी हिस्ट्री रही होती है, वो उस हिस्ट्री के बेस पे प्रिंसिपल्स को बनाता है। इसका सिंपल सा मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे इस्लामिक वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है। और जब इस्लाम ने रूल किया था तो वर्ल्ड ऑर्डर इस्लाम का चला था, और उसमें इस्लामिक सिविलाइजेशंस की बातें थी सारी। इसी तरीके से चाइनीज जो वर्ल्ड व्यू है, इट इज टू डिफरेंट। तो चाइनीज जब अपना वर्ल्ड ऑर्डर देंगे तो वो अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देंगे कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं। यानी उनकी सिविलाइजेशन का हिस्सा है कलेक्टिविज्म। उनकी उनकी जो जैसे कहें
कलेक्टिव सोसाइटी है, तो वो कलेक्टिविज्म को फेवर करते हैं, बिकॉज सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस उनका ऐसा रहा हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूरोपियंस या अमेरिकन को देखेंगे तो उनकी सिविलाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म है। वो तारीखी तौर पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी रहे हैं, वो तारीखी तौर पे कैपिटलिस्ट रहे हैं, तो वो वर्ल्ड ऑर्डर भी वैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप चाइनीज की तरफ जाएंगे, वो कलेक्टिव सोसाइटी है। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो अथॉरिटी के अंदर रहा है, तो वो फ्रीडम को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो जब चाइना अपना वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की कोशिश करेगा तो वो वैसा करेगा जैसा उसका हिस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा हुआ है। अमेरिका वो वर्ल्ड ऑर्डर पेश करके बैठा हुआ है जैसे उसका एक्सपीरियंस रहा है। इस्लाम के अंदर वो वर्ल्ड ऑर्डर हमने पेश किया था जो हमारा था, और इसी तरीके से यूरोपियंस ने वो किया जो उनका था। तो वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा किसके ऊपर ग्राउंड करते हैं? वो ग्राउंड करते हैं अपनी सिविलाइजेशन के बेसिस के ऊपर। बिकॉज हर कंट्री सुपर पावर जब भी वर्ल्ड ऑर्डर को कर रहा होता है तो उसका मेन मकसद जो होता है वो अपनी सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कर रहा होता है। जैसा कि अभी अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को हम कर रहे हैं, ये जो लिबरलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, कैपिटलिज्म है, वो उनकी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो उन्होंने जब वर्ल्ड ऑर्डर बनाया तो वैसा ही उन्होंने पेश किया। अभी जब चाइनीज की बात करेंगे कल के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कि उनका वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है, वो जो दिखने में नजर आता है तो वो टोटली आपको अमेरिका से डिफरेंट नजर आएगा। उसमें आपको अथॉरिटेरियनिज्म नजर आएगा, कम्युनिज्म नजर आएगा उसके अंदर। बिकॉज दे हैव अ कलेक्टिव सोसाइटी, वो कलेक्टिव सोसाइटी में रहे, अथॉरिटी को वो फॉलो करते रहे हैं। जैसे जैसे उनका वर्ल्ड ऑर्डर उनसे चेंज होगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा आपकी सिविलाइजेशनल वर्ल्ड व्यू के ऊपर बेस करता है। ये एक और फीचर होता है जो आपको वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपको नजर आता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? आपको कुछ फीचर्स की समझ आई है कि क्या फीचर्स रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के दुनिया के अंदर? इज इट क्लियर? यस सर। गुड हो गया। शुड वी मूव? यानी आपको ये पता चला कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, और आपको ये भी पता चल गया कि वर्ल्ड ऑर्डर के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ हिस्ट्री को अगर हम देखने की कोशिश करें तो हिस्टोरिकली हमारे पास जो है वर्ल्ड ऑर्डर्स डिफरेंट रहे हैं। यानी एक तो वर्ल्ड ऑर्डर हमारे पास था ही नहीं। इनिशियली में तो अनार्की होती थी ना, जब ये हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, इंसान नया नया आ रहा था, वो तो था ही नहीं, वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं थी। फिर हमारे तरफ एक पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स रोमानिया एक रहा है। ठीक है, रोमन अंपायर होती थी, उनका वर्ल्ड ऑर्डर चलता था पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें ग्रीक्स वगैरह आते थे, तो उनका अलहदा थे, अपने पैटर्न्स थे, उनके अपने फीचर्स होते थे। और इसी तरीके से जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद एक बैलेंस ऑफ पावर रहा था यूरोप में, वो भी एक वर्ल्ड ऑर्डर था अपने हिसाब से। पैक्स ब्रिटेनिका, पैक्स की माना होती है सिंपल गाइस स्पेस, यानी द स्पेस विच वाज ऑक्यूपाइड, विच वाज कंट्रोल्ड बाय द ग्रेट ब्रिटेन, उसको हम करते हैं पेस्ट ब्रिटेनिका। तो पेक्स ब्रिटेनिका भी एक वर्ल्ड ऑर्डर रहा है जिसमें पूरी दुनिया के अंदर वो रूल्स, वो रेगुलेशन चलते थे जो बर्तानिया ने बनाए थे, वो भी रहा है। और जिस तरीके से पोस्ट वर्ल्ड वार वन जो लीग ऑफ नेशंस हैं, वो भी एक वर्ल्ड व्यू रहा है। लीग ऑफ नेशन ने भी अपना वर्ल्ड व्यू दिया था, जैसे मैंने विल्सोनियनिज्म आपको पढ़ाया था, या आपने अभी सुना है या पढ़ा होगा आप लोगों ने 14 पॉइंट्स, उसका अपना वर्ल्ड व्यू था। पोस्ट वर्ल्ड वार टू में यूनाइटेड नेशन, नेटो, वार्सा का अपना रहा है। और फिर आजकल जो चल रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर है, दैट इज बेस्ड ऑन पैक्स अमेरिकाना, जो कि पोस्ट कोल्ड वार और पोस्ट 9/11 या वॉर ऑन टेरर के बाद दुनिया में इमर्ज हुआ है। यानी कि वो प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर रहे हैं, वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं जो कि अमेरिका ने दिए हुए हैं। और अमेरिका ने क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं, मैंने अभी बता चुका हूं कि फीचर्स के अंदर आपको सारी चीजें पता जो है वो लग जाती। ठीक है, अमेरिका ने क्यों नहीं ज्वाइन किया था, उसकी सेनेट ने उसको मना कर दिया था, इस वजह से। दिस इज लॉन्ग स्टेट, दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सबको समझना पड़ेगा। तो चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, तो कांग्रेस ज्यादा नहीं दी, सेनेटोरियल कॉर्टेसी तो वो नहीं कर सकता, तो विल्सन, वुडरो विल्सन को वो नहीं मिली चीज, वजह से नहीं किया। खैर वो हमारा पॉइंट नहीं। तो ये जो है इसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी कि वो, हाँ, पैक्स, पैक्स की मतलब है, पैक्स मींस स्पेस, इट मींस स्पेस, ओके, यानी द स्पेस कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर स्टेट। और इसी को हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम देते हैं, यानी पैक्स अमेरिकाना
इज कॉल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसको हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम देते हैं, ठीक है, जो कि कोल्ड वार के बाद रहा। और अभी क्या बात हो रही है, अभी ये बात हो रही है कि भाई ऐसे पैक्स अमेरिकाना को चैलेंज करने आ रहा है पैक्स चाइनीज, ठीक है, या हम ये करेंगे चाइना जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए आ रहा है। इसको हम कहते हैं, ठीक है, कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है चीजें रह रही हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वो जो ये टैक्स सैनो कह सकते हैं आप, ठीक है। ये क्या है, ये वही है कि जिसके अंदर चाइना जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और अभी जो बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ कि यूएसए वर्सेस चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर, ये क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये तो खैर हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहरहाल अभी तक जो मैंने आपको बताई चीजें कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे दुनिया के अंदर रहे हैं, और जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है इट इज बेस्ड ऑन पैक्स अमेरिकाना, यानी अमेरिका के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो किया जा रहा है इसके अंदर। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, एंड दैट क्वेश्चन इज अबाउट, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड दैट इज अबाउट कि भाई आप लोग अगर समझना चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बनते कैसे हैं क्या है, तो देन ग्रेट पावर रिलेशन, इसको समझें कि भाई क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तो ग्रेट पावर्स बनाते हैं, तो ग्रेट पावर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये ग्रेट पावर है, ये ग्रेट पावर नहीं है, यानी कि व्हाट ग्रेट पावर्स कंपटीशन मीन, वी माइट इट बी हैपनिंग, और व्हाट एंड व्हाई ऑफ द ग्रेट पावर कंपटीशन, ग्रेट पावर होते क्यों हैं और ग्रेट पावर में कंपटीशन क्यों होता है, इसको समझेंगे तो आपको वर्ल्ड ऑर्डर समझ आएगा, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा ग्रेट पावर ही देता है। तो ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट पावर क्या होता है, इसको जरा समझें तो आपको मजीद चीजें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। सिंपल मतलब ये होता है गाइस ग्रेट पावर्स का, ग्रेट पावर्स वो पावर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की या वर्ल्ड ऑर्डर की, नंबर वन। ग्रेट पावर्स वो होते हैं जिनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी भी होती है, जिनके पास इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स की वो भी होती है, और जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी मिलिटरी इकोनॉमिकल जो आउटरीच है उसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि दे हैव एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस यूनिवर्सली विद ग्लोबल फेस प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, यानी वो स्टेट्स जो ग्लोबली अपनी मिलिट्री को यूज कर सकते हों, ग्लोबली उनकी इकोनॉमिक रूल्स चलते हों, ग्लोबली उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलता हो, उसको हम कहते हैं ग्रेट पावर। दे आर कॉल्ड ग्रेट पावर, ठीक है। और वही यही ग्रेट पावर्स होते हैं जो क्या करते हैं, these states play a leading role in creating, enforcing, managing and exempting themselves from international rules and rule based order। यही पावर होते हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाते भी हैं, और यही पावर होते हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं भी मानते, जो वर्ल्ड ऑर्डर को रिजेक्ट भी करते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर को मानते भी हैं। तो गरीबों की औकात नहीं होती है यहाँ पे। ग्रेट पावर इज समथिंग अ टू डिफरेंट थिंग, यानी कि उसकी ग्लोबल आउटरीच हो, उसकी मिलिट्री ग्लोबली बैठी हुई हो, और इसी तरीके से उसका जो इकोनॉमिक पावर ग्लोबली हो, फेस प्रोजेक्शन सॉफ्ट पावर जो है वो ग्लोबली हो, इसको हम कहते हैं ग्रेट पावर, उसको हम ग्रेट पावर कहते हैं। और ग्रेट पावर की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू ग्रेट पावर्स इन दिस रिगार्ड, ठीक है, एंड दिस these are China and America, because China is also emerging, और वो क्राइटेरियाज जो एक ग्रेट पावर को पूरे करने चाहिए वो चाइना कर रहा है। क्या, नंबर वन, आपकी मिलिट्री इक्विप्ड हो, चाइना की है, आपकी इकोनॉमिक आउटरीच हो, चाइना की है, आपकी जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, चाइना का है, आपका सॉफ्ट पावर हो जिस पे चाइना मार खा रहा है, उस पे चाइना को टाइम लगेगा। ये हम नेक्स्ट जब क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि चाइना को इश्यूज कौन से हैं वर्ल्ड ऑर्डर बनने के ऊपर, इसको देखेंगे, ठीक है। रशिया ग्रेट पावर्स के अंदर बहुत ही कम आ रहा है, बिकॉज रशिया को टाइम लगेगा अभी इस क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रेट पावर्स, और कुछ होते हैं गाइस मेजर पावर्स, उनको भी समझ लें आप। मेजर पावर, तो ये वर्ड हमेशा गलत यूज कर लेते हैं, वो समझ लें। कुछ होते हैं मेजर पावर्स। अभी मेजर पावर का सिंपल क्राइटेरिया होता है, और वो क्या होता है, वो होता है मेजर पावर्स का कि भाई इट लेक्स ग्रेट पावर कैपेबिलिटीज बट कैन डिटर अ ग्रेट पावर, यूजुअली विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड माइनर पावर्स। मेजर पावर क्या होता है, वो पावर जो ग्रेट पावर तो नहीं होता, बट वो ग्रेट पावर को डिटर करने की कैपेबिलिटी
करता है। यानी मेजर पावर, और वो कैसे डिटर करती है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ करती है। यस, लाइक पाकिस्तान। तो इन दिस रिगार्ड यू कैन कॉल पाकिस्तान अ मेजर पावर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू वेरी डेफिनेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी है कि अमेरिका न लड़े पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना नहीं लड़ सकता, रशिया नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये बड़े पावर्स नहीं लड़ सकते। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान हैव अ डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस, उसको हम मेजर पावर्स कहते हैं। और फिर आपके मैनर पावर्स आ जाते हैं। ये बेचारे मंदिर का घंटा होते हैं, जो भी आता है इनको बजा के चला जाता है। तो ये मैनर पावर्स के अंदर क्या होते हैं, दे नेदर कैन प्रोजेक्ट फोर्स ग्लोबली नॉर डिटर अ ग्रेट पावर। ना तो ग्लोबली वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं पावर को, और ना ही बेचारे जो है ग्रेट पावर्स है उनको डेटर कर सकते हैं। जैसे कि इराक था, जैसा कि अफगानिस्तान था, देखा आप लोगों ने, ना वो डेटर कर सके ना कुछ। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उनके ऊपर कब्जा हो गया। तो ये इनको ख्याल में रखना है आपने। तो हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर कौन सेट करता है? हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेट पावर सेट करते हैं, और हमेशा जो बगावत करता है वर्ल्ड ऑर्डर से, वो भी ग्रेट पावर करता है। तो ग्रेट पावर बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है। वर्ल्ड ऑर्डर बनाने वाला भी वही है, वर्ल्ड ऑर्डर को रिजेक्ट करने वाला भी वही है, जिसको इन अदर सेंस हम कहते हैं, एक होता है स्टेटस को, एक होता है रिविजनिस्ट। स्टेटस को वो पावर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर से सेटिस्फाइड होते हैं। और रिविजनिस्ट कौन से होते हैं? दीज आर दोज ग्रेट पावर्स विच आर डिससेटिस्फाइड विद द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम रिविजनिस्ट कहते हैं। लाइक अमेरिका इज अ स्टेटस को पावर, बिकॉज अमेरिका तो एग्री करता है वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहे। ऑन दी अदर हैंड जो आपका रशिया और चाइना है, वो रिविजनिस्ट स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि वो इस वर्ड ऑर्डर को नहीं मानता। अभी वो नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये हम इंशाल्लाह अगली जो लेक्चर है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, अलायंसेस हो सकता है, ऑब्वियसली अलायंस हो सकता है, अलायंस हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये वो चीजें थी जो आपने देखी कि इसके अंदर। अभी क्वेश्चन एक और पैदा होता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि जब आपको ये पता चल गया कि वर्ड ऑर्डर होता क्या है, आपको ये पता चल गया वर्ड ऑर्डर के फीचर्स क्या होते हैं, जब आपको ये पता चल गया कि जो वर्ड ऑर्डर है वो कौन बनाता है, ग्रेट पावर बनाते हैं, मेजर पावर्स क्या होते हैं और माइनर क्या होते हैं, अभी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, एंड दैट इज हु इज नेसेसरी फॉर वर्ड ऑर्डर। कौन जरूरी है वर्ड ऑर्डर के लिए, वर्ड ऑर्डर बनाने के लिए, वर्ड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन जरूरी है? तो उसके लिए गाइस ऑब्वियसली एक ही बंदे की जरूरत होती है, एंड दैट इज हेजमोन। बिकॉज जब भी वर्ड ऑर्डर किसी एक कंट्री के कहने पे बन गया, वो कंट्री बन जाती है हेजमोन। क्यों हेजमोन बनती है? बिकॉज आपके वर्ड, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान भी उठ के कहे कि ये वर्ड ऑर्डर है दुनिया का, मानेगा कोई? टर्की कह ले, मानेगा कोई? कोई नहीं मानेगा। तो मानी किसकी बात जाएगी? मानी जाएगी या तो चाइना की बात मानी जाएगी, या तो मानी जाएगी अमेरिका की बात मानी जाएगी, या तो इनसे ज्यादा सुपर पावर कोई कंट्री बन के उठ के आ जाए उनकी बात मानी जाएगी। गरीबों की तो कोई सुनते ही नहीं है ना। तो इस वजह से वो कंट्रीज जिनकी बात मानी जाती है, जो इस कैपेबल होते हैं कि रूल्स बना भी सकें, रूल्स को इन्फोर्स भी कर सकें दुनिया के अंदर, ऐसी कंट्रीज का होना लाजमी होता है। और उन कंट्रीज को हम क्या कहते हैं गाइस? उन कंट्रीज को हम कहते हैं हेजमोन। दोज कंट्रीज आर कॉल्ड हेजमोन। जो भी कंट्री अपना वर्ल्ड ऑर्डर पेश करती है, हम उसको कहते हैं हेजमोन। तारीख के अंदर बर्तानिया एक हेजमोन रहा है, तारीख के अंदर रोम एक हेजमोन का रोल प्ले करता रहा है, तारीख के अंदर जो स्पार्टा रहा है कंट्री, वो एक हेजमोन का रोल प्ले करता रहा है, तारीख के अंदर नेपोलियन जो रहा है वो एक हेजमोन का रोल प्ले करता रहा है। तो हेजमोन जरूरी होता है, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा हेजमोन बनाता है। और जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर की डिबेट चल रही है, दिस डिबेट इज गोइंग ओवर द पोजीशन ऑफ हेजमोन। कौन हेजमोन बनेगा? क्या अमेरिका हेजमोन बन चुका है तो उसकी हेजमनी मेंटेन रहेगी, या चाइना एक नया हेजमोन बनने की पोजीशन पे आ रहा है? बिकॉज हेजमोन वो है जो वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स दे दे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लें।
अभी यहाँ पे जो मसला चलता है उस मसले को हम कहते हैं, यस अमेरिका चाइना, इसको हम कहते हैं हेजमॉन। तो यहाँ पे मेरे एक और क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट डज मीन बाय द हेजमॉन? क्या मतलब होता है हेजमॉन का जब हम बात करते हैं? व्हाट डज मीन बाय द हेजमॉन? तो जब हेजमॉन की बात करते हैं या हेजमनी की बात करते हैं, तो उसके जरिए जनाब कहा जाता है आपको, यस टू सम एक्सटेंट सिंगल अथॉरिटी मीन हेजमनी इज वन स्टेट होल्डिंग अ मेन पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, allowing it to single-handedly dominate the rules and arrangements, यानी कि वर्ड ऑर्डर by which international political and economic relations are conducted, यानी वो रूल्स रेगुलेशन जो एक स्टेट के पास हों और वो स्टेट जो है पॉलिटिकल नॉर्म्स भी और इकोनॉमिक नॉर्म्स भी सेट करती है, दुनिया को देती है, भाई ये मैं बना के साइन करके दे रही हूँ, आपने इनको फॉलो करना है, उसको हम हेजमॉन कहते हैं। उस स्टेट को हम हेजमॉन कहते हैं, यानी कि जिसकी ग्लोबल आउटरीच होती है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर होता है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता है, और वो दुनिया के अंदर अपने नाम्स, रूल्स, रेगुलेशन को एग्जीक्यूट कराने की कैपेबिलिटी रखती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम, ठीक है। तो सच स्टेट इज कॉल्ड हेजमॉन मींस, फॉर एग्जांपल तारीख में बर्तानिया 19वीं सेंचुरी में एक हेजमॉन रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन हेजमॉन रहा है? आपका बर्तानिया, जो कि आज आप देख रहे हैं। और अभी जो डिबेट चल रही है करंटली, दिस डिबेट इज गोइंग अबाउट द न्यू हेजमॉन, और वो हेजमॉन कौन होगा, वही चीज पता चलेगी अभी कि वेदर इट इज अमेरिका और इट इज चाइना, दोनों में से हेजमॉन कौन है? और यही तो हेजमनी की जंग है, यही तो वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसी को ही के एक टर्म यूज किया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी गाइस ये है कि देयर हेजमोन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ वर्ड, in order to regulate to maintain the world order, यानी कि ये थ्योरी ये बिलीव करती है कि अगर दुनिया को सही चलना है, अगर दुनिया में ऑर्डर को मेंटेन करना है, पीस को मेंटेन करना है, स्टेट के रिलेशन को मेंटेन करना है, स्टेट के रिलेशन के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो देयर शुड बी अ हेजमॉन। हेजमॉन इज नेसेसरी फॉर दिस वर्ल्ड, हम उसको कहते हैं हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। मींस अ हेजमॉन, a dominant military and economic power necessary for the creation and full development of liberal world market, इसको हम कहते हैं ग्लोबल हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। मींस हेजमॉन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वर्ल्ड, वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन दे जिससे दुनिया सेफ रहे, हम उसको हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि अगर हेजमॉन नहीं होगा तो दुनिया में दोबारा जंग हो जाएगी। वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 इसी वजह से हुई थी, हेजमॉन नहीं था। 2 इस वजह से हुई थी, हेजमॉन नहीं था। अगर हेजमान होता तो वो जंग नहीं होती। तो बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ सच पावर, लिबरल रूल्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अराउंड द वर्ल्ड। अगर कोई हेजमान नहीं होगा तो दुनिया को कौन चलाएगा? हर कोई स्टेट, जैसे हिटलर आया था, अपने रूल्स रेगुलेशन दे के बैठ गया, मेजुलिनी अपने रूल्स रेगुलेशन दे के बैठ गया, तो दुनिया में तो जंग रहेगी। तो उस जंग को रोकने के लिए एक हेजमान का होना जरूरी है। अगर वो हेजमान होगा तो ऐसे प्रिंसिपल्स देगा कि दुनिया पीस के साथ रह सकती है। So in particular, hegemons can maintain global free trade and promote world economic growth in this view. अगर वो हेजमॉन्स होंगे तो वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन देंगे जिससे दुनिया में पीस अमन आ सकता है, ठीक है। हैदर आती है, हैदर इसको पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। तो गाइस कुछ क्लैरिटी हुई है आपको कि हेजमॉन का मतलब क्या है एंड व्हाई हेजमॉन इज नेसेसरी? हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी क्या है कि दुनिया को अगर पीस अमन के साथ रहना है तो एक सुपर पावर का होना लाजमी है, ग्रेट पावर का, हेजमॉन का होना लाजमी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर भी अपने पोजीशन पे दे और रूल्स रेगुलेशन दे, ताकि दुनिया में कोई भी जो आपके हैं मसले मसाइल हैं उनको रोका जा सके। तो इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपकी? गुड हो गया। ओके, तो फिर क्वेश्चन आता है भाई जी, ग्रेड पावर और हेजमान में एक ही डिफरेंस है, ग्रेड पावर दो हो सकते हैं, हेजमान दो नहीं हो सकता, हेजमान एक ही हो सकता है। और जब ग्रेड पावर हेजमान ही बनता है आगे चल के, ठीक है। जैसे कि अमेरिका और बरतानिया चाइना को आप ग्रेड पावर्स कह सकते हैं, और इसी तरीके से
जब आप अमेरिका को सिर्फ आप हेजमोन कह सकते हैं, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। और हर ग्रेट पावर की कोशिश होती है कि वो हेजमोन बने। यस, ऐसा ही है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर वो बना रहता है उसी में है। देखिए ना, क्लियर बात है ना। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर लड़े, वहां पे लोग मारे, इराक में लोग मारे, तो वो कहते हैं ठीक है। और चाइना के अंदर उइगर मुस्लिम्स के साथ थोड़ा भी मसला हो जाए, तो वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यानी कि आप देखें ना, समझने की कोशिश करें। बर कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, पैलेस्टीन के अंदर जुल्म हो रहा है, यूएनओ कुछ नहीं कहती है। क्यों? क्योंकि यूएनओ किसने बनाई है? किसके वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है? अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। तो वो जब है बनाई उसने, तो वो अपने फायदे के लिए बनाई है। वो कैसे बात करेगी आके अमेरिका के खिलाफ? हाँ, वही यूएनओ है, जब चाइनीज की बात होती है, उइगर मुस्लिम्स के एक दो लोग मरते हैं, तो वो चाइना बड़ा, जो यूएनओ है वो बड़ा ढिंडोरा पीटना शुरू कर देता है। यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्रिटिकली, कि वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा कंट्रीज अपने फेवर में बनाती हैं। आप उनसे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो ऐसे काम करें जो उनके खिलाफ हों। अभी चाइना आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे चल के चाइना का जब वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, तो ऑब्वियसली वो भी वैसे ही होगा, जो उसको कुछ नहीं करेगा, बिकॉज़ वर्ल्ड ऑर्डर सेट ही उनकी मर्ज़ी से किए जाते हैं। वो सर्व ही उनकी इस इंटरेस्ट को करते हैं और को नहीं करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि आपको ये जो समझ आती है कि भई कोई असर होने वाला है नहीं कश्मीर के अंदर या इधर-उधर, ये रीज़न है। क्यों करेगी उनको ये, ठीक है? तो गाइस, अभी जरा थोड़ा सा लास्ट है बस, ये दिस इज लास्ट, कि सिग्निफिकेंस को अगर हम समझना चाहें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेजमोन, क्या हेजमनी की सिग्निफिकेंस है, क्यों उसको होना चाहिए, ठीक है। देखिए, वर्ड के लिए गुड तो है ना, हमारा गुड तो है, गुड इन सेंस कि जो दुनिया थी वो वर्ल्ड वॉर वन और टू में बहुत ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन पे थी। अभी इस सिचुएशन में तो दुनिया नहीं आई है ना। हिटलर ने क्यों लड़ाई की थी? हिटलर ने इसलिए लड़ाई की थी कि उस टाइम पे जो वर्ल्ड ऑर्डर के रूल्स रेगुलेशन थे उनको तोड़ दिया गया था, उसने उसको वायोलेट किया, और नतीजे में देखा कितने लोग मारे गए। और वर्ल्ड वार टू में भी यही सिचुएशन रही, जो हिटलर आया था। कोल्ड वार के अंदर देखें तो रिलेटिवली नुकसान कम हुआ था, क्योंकि वहां पे कुछ रूल्स आ चुके थे। और उसके बाद इतना नुकसान नहीं हुआ वर्ल्ड वार वन और टू जितना। आज तक दुनिया रिलेटिवली बड़े पीसफुल माहौल में रह रही है। दिस इज अ रीजन। इस वजह से हेजमान का होना लाजमी होता है, ठीक है हमारा। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, वो उसी की बात आ रही है आपके क्वेश्चन के ऊपर। नंबर वन तो एक ये सिग्निफिकेंस होती है गाइस, कि इंटरनेशनल मार्केट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ अ लिबरल डोमिनेंट पावर। एक तो ये है कि आपकी जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है, वो वर्ल्ड मार्केट आपकी बेहतर रहे, यानी कि इकोनॉमी में आपको इशू ना आए। 1913 का इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था, क्योंकि वहां पे कोई डिवीजन थी नहीं, वहां पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। रिसेशन आ गया। रिसेशन का नतीजा क्या निकला? रिसेशन का नतीजा ये निकला कि वहां पे हिटलर उठ के आ गया। और जब हिटलर उठा, तो आपने देखा वर्ल्ड वार शुरू हो गई। इकोनॉमिक रिसेशन बड़ा रोल प्ले करता है कंट्रीज की को पीस या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेने के लिए। तो अगर हेजमॉन होगा, तो मार्केट कंट्रोल रहेगी और दुनिया बेहतर तरीके से चलेगी। एक तो इस वजह से जरूरी होता है। देन in the absence of such hegemon, an open world economy will be much more difficult to sustain. कैसे सस्टेन करेंगे हम इकोनॉमी को? अगर डॉलर की कीमत एक ना होती पूरी दुनिया के अंदर, तो मसले हो जाते हैं ना। हर रीजन अपनी इकोनॉमी निकाल लेता, अपनी करेंसी निकाल लेता, तो उसका रीजन क्या होता? उसका रीजन ये होता कि आपकी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते। अभी सिंगल इकोनॉमी है, फ्री ट्रेड है, तो चीजें ठीक चल रही हैं, ठीक है। यस, इसी तरीके से देयर इज अ रिस्क दैट इकोनॉमिक रिलेशंस विल डिटोरिएट इनटू नेशनलिस्टिक, सेल्फ इंटरेस्टेड एंड प्रोटेक्शनिस्ट कंपटीशन। यही नतीजा होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, हेजमोन नहीं बैठा हुआ जो कि इकोनॉमिक चीजों को रेगुलेट करवाए, तो नतीजा क्या होता है? रिसेशन आता है। रिसेशन आता है तो नेशनलिस्टिक एलिमेंट उठते हैं, नेशनलिस्टिक एलिमेंट उठते हैं, तो फिर आपको हिटलर जैसे लोग, मेजोलिनी जैसे लोग सामने नजर आते हैं। उसका द वेरी पर्पस क्या था उसके इमर्ज होने का? वो वही था, इकोनॉमी, जो कि ट्रीटी ऑफ जो हुआ था इसका 19 के अंदर, जो ट्रीटी हुआ था, जो उसके ऊपर मारा गया था, क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ सिवियर नहीं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर इतनी पाबंदियां डाली गई थी जर्मनी के ऊपर, और जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो है वो लो हो गई। और इकोनॉमी लो हुई तो उन्होंने उसके ऊपर अपने नेशनल एलिमेंट को डालना शुरू किया। अभी आप देखें ना, ट्रम्प क्यों नेशनलिस्टिक पॉलिसीज दे रहा था?
मोदी ये क्यों बातें कर रहा है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। जब इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी खराब हो जाती है तो लोगों को पेट तो भरना है ना। इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान इकोनॉमिक लेवल पे चीजें कर नहीं रहा, उसके अपोजिट में क्या दे रहा है? या तो वो रहमतुल आलमीन कमेटी की बात कर रहा होता है, या तो वहां पे कश्मीर कॉज की बात कर रहा होता है, मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा होता है, बिकॉज उसको इकोनॉमी फ्रंट पे बड़े मसले आ रहे हैं। तो जब भी आपको इकोनॉमिक फ्रंट पे मसले आते हैं तो लोगों को राजी करने के लिए आपको नेशनलिस्टिक एलिमेंट उठाने पड़ते हैं। और जब आप नेशनलिस्टिक एलिमेंट उठाते हैं तो आप वो कंट्रीज जंग की सूरत हाल पे बहुत ज्यादा होती हैं। उसका मिसाल आप मोदी का देख लें। मोदी कितना हॉस्टाइल है पाकिस्तान के साथ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इसी तरीके से जैसे एग्जांपल है, ये मैं दे चुका हूँ आपको, जर्मनी, इटली, जापान के एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ। जब इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं होगी दुनिया के अंदर, तो हर कंट्री अपनी मर्जी से चीजें करने की शुरू किया जाएगा। और जब हर कंट्री अपनी मर्जी से चीजें करेगी तो ऑब्वियसली वो दुनिया के लिए नुकसान कर बन जाती है, कभी भी वो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती हैं। एक तो सिग्निफिकेंस ये है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करना है। देखे ना, अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होता जो आजकल चल रहा है चाइना वाला, अमेरिका वाला, तो क्या होता? आईएमएफ आपके पास नहीं आता। आईएमएफ तो बना ही इसलिए गया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, कैसे था। वो बना ही इसलिए गया। क्यों बनाया गया? ताकि अगर इकोनॉमी का कहीं पे मसला आए तो हम वहां पे पहुंच जाएं, उनको रेस्क्यू करें, बजाय वो कंट्री किसी और सिचुएशन में चली जाए। तो तभी तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे बनाए गए कि इकोनॉमी को सस्टेन करके रखो। बिकॉज बर्तानिया अमेरिका का बड़ा बड़ा एक पथेटिक एक्सपीरियंस रहा था हिटलर में। इकोनॉमिक रिसेशन आया जिसकी वजह से नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स हुए और जंग हो गई। तो वर्ल्ड ऑर्डर जरूरी है आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। तभी वर्ल्ड ऑर्डर यानी हेजमोन जरूरी होता है, जो ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी बनाए और उनको इम्प्लीमेंट। ठीक है गाइस, एक तो ये उसकी जरूरत होती है। देन इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या होती है? वो होती है हेजमोन इसलिए जरूरी होता है बिकॉज द नीड फॉर अ हेजमोन हैज टू डू विद द नेचर ऑफ द गुड्स दैट इट प्रोवाइड। यानी कि पब्लिक और कलेक्टिव गुड्स के लिए भी हेजमोन जरूरी होता है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं हेजमोन की वजह से। यानी कि आपको एड भी मिल रहा है, आपको कभी कभी फंड मिल जाती है मुफ्त में। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, आपको आ जाता है, कभी आपको एजुकेशन की फंड्स दी जाती हैं। ये भी आपको हेजमोन की वजह से मिलती हैं, क्योंकि उसको अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो फेस करना होता है। तो उसको करने के लिए वो ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहता है। इस वजह से भी जरूरी होता है। यस, यू आर गेटिंग वैक्सीन राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। देन एक और क्या होता है? द प्रॉब्लम विद पब्लिक गुड इज अंडर प्रोविजन ऑफ व्हाट, फ्री राइडिंग से बचने के लिए भी आपको जरूरी होता है कि जो है नहीं देखें, व्हाट्सएप तो जो मुझे टेक्स्ट करेगा मैं उसको वहीं पे ऐड कर दूंगा, उसकी लिंक वो कोई पब्लिक नहीं है, सॉरी टू से, मगर दिस इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव फॉर दोज स्टूडेंट हु ऑब्वियसली फॉर्मली विल ज्वाइन मी। तो वो सिर्फ उनके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो देन फ्री राइडिंग को रोकने के लिए भी जरूरी होता है भाई आपका हेजमोन। फ्री राइडिंग क्या होता है? फ्री राइडिंग वही होता है कि भाई काम कोई और कर रहा होता है, उसका फायदा कोई और उठा रहा होता है। ठीक है, मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूँ आपको। सीआर के मामले में जब क्लास में कोई टीचर पसंद नहीं आता है तो उसमें से 10 बच्चे, 100 बच्चा है, 100 में से जो है वो 60 को पसंद नहीं है, 70 को पसंद नहीं है टीचर, 30 को पसंद है। अभी वो जो 70 हैं, 30 हैं, वो टीचर के सामने भी अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, उनको पसंद भी है। 70 बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि चेंज हो जाए। अभी वो 30 बच्चे चुप रहे होते हैं कहीं, 70 बच्चे चले जाते हैं, उनकी वजह से टीचर चेंज हो जाता है, फायदा उनका भी हो जाता है। तो दिस इज फ्री राइडिंग। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी फ्री राइडिंग चलती है। और फ्री राइडिंग का मतलब क्या होता है कि खर्चा कोई और स्टेट्स कर रही होती हैं, फायदा कोई और उठा रहा होता है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन से यूरोपियन यूनियन से जब अमेरिका बर्तानिया एग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट हुआ था, क्यों हुआ था? वो इसी वजह से हुआ था, फ्री राइडिंग से, कि भाई पैसा हम दे रहे हैं, फायदा जर्मनी को हो रहा है, फायदा पूरी यूरोप को हो रहा है, पैसा हमारा जा रहा है, फ्री राइडिंग है। इसी तरीके से ट्रम्प जो है वो क्यों विदड्रॉ कर गया था क्योटो प्रोटोकॉल से? इस वजह से भाई पैसा सारा अमेरिका दे रहा है, फायदे दूसरों स्टेट्स को हो रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड फ्री राइडिंग। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर भी ऐसे ही होते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो फायदे बड़े उठा रही होती हैं, काम टक्कर नहीं करना है। तो हेजमोन जरूरी होता है वहां पे उनको समझाने के लिए, ओ भाई आप आराम से रहो। और वो कैसे उनको समझाता है? वो समझाता है थ्रू पीनलाइजिंग। ऐसी हैं जो तजावुज कर रही होती हैं पावर से,
तो उनके लिए करना। अभी देखें ईरान है, ईरान न्यूक्लियर पावर अचीव कर रहा है। अभी मतलब मेरे पर्सनल व्यू में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यानी कि वो मुल्क जिसका टॉप का साइंटिस्ट उनकी ही रीजन में मारा जाता है, तो वो उसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये काम कर लेगा, ठीक है? गॉट इट? तो इस वजह से ये क्या होता है, ये बिल्कुल जो राइट गाय, तो इस वजह से वो पिनलाइज करने के लिए भी जरूरी होता है कि कोई स्टेट हद से तजावुज ना कर सके, ठीक है? इस वजह से ये रीजन है। गॉट इट? तो दिस इज द रीजन कि एक हेजमॉन का होना जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर कंप्लीटली हेजमॉन के बगैर चीजें छोड़ देना तो बड़ा इशू हो जाता है। फिर इशू क्या होता है? इशू ये हो जाता है जनाब फिर के दुनिया में अनार्की फैल जाती है, और फिर हिटलर जैसा बंदा कभी भी उठ के दुनिया को अपने, वो कहते हैं ना, उंगली पर नचा सकता है। तो उस उंगली से बचाने के लिए भी एक हेजमॉन का होना जरूरी होता है, ठीक है? ये चीजें होती हैं जिसके लिए आपको हेजमॉन का। तो जब आपको प्री रिक्विजिट सिग्निफिकेंस का पता चला कि हेजमॉन की क्या होती हैं, तो जरा आप उसके प्री रिक्विजिट्स भी समझ लें। हर कोई नहीं बन सकता हेजमॉन। हेजमॉन बनने के लिए बड़ा जिगर और गुर्दा चाहिए होता है जनाब। बड़ा मुश्किल है हेजमॉन बनना। दुनिया को 100-100 साल गुजर जाते हैं हेजमॉन बनने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है हेजमॉन का प्री रिक्विजिट होता है, दैट इज मिलिट्री पावर। उसके पास मिलिट्री पावर होना चाहिए, ग्लोबल आउटरीच होनी चाहिए मिलिट्री की। दूसरा, उसके पास इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, यानी उसके पास रॉ मटेरियल्स, कैपिटल, मार्केट, हेजमॉन के जो कंपेटिटिव एडवांटेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? थर्डली, विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका हेजमान विलिंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ऐसा ना हो कि आप उसके कंधे पे रख दें, हाँ भी तुम हेजमान हो, नहीं, वो विलिंगनेस होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में कि अमेरिका ने ये विलिंगनेस कैसे ली थी। अमेरिका पहले विलिंग नहीं था इसको लेने के लिए, बट बाद में अमेरिका ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हेजमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की मजाक नहीं होती है, ठीक है? तो उसको विलिंगनेस भी होनी चाहिए। देन ग्लोबल आउटरीच होनी चाहिए उसके सॉफ्ट पावर की भी, उसके सॉफ्ट पावर को भी दुनिया में माना जाए। और सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? उसकी आइडियोलॉजी को माना जाए। और अमेरिका की आइडियोलॉजी को दुनिया में माना जाता है। उसकी आइडियोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, ये सारी उसका सॉफ्ट पावर है जो अमेरिका चला रहा है। तो ये होना चाहिए। एंड देन कमिटमेंट टू सस्टेन अ लिबरल ऑर्डर वंस इट हैज बीन क्रिएटेड इन बैड एंड गुड टाइम्स। उसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट होनी चाहिए कि चाहे मुश्किल वक्त आ जाए, अच्छा वक्त आ जाए, मैंने उस ऑर्डर को मेंटेन करना है। मैंने उस ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कमिटमेंट कहते हैं। उसकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, जो हेजमॉन है उसकी इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है गाइस? ये क्या था? यस, अमेरिका इज हेजमॉन, वी कैन से आफ्टर दी ऑल थिंग्स। अभी आप अंदाजा लगे वो हेजमॉन है कि नहीं है। ये कमिटमेंट होनी चाहिए, जो कमिटमेंट एक हेजमॉन के अंदर होनी चाहिए। ये वो क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया हेजमॉन को पूरा करना है। अगर इस क्राइटेरिया पे उतरता है तो वो हेजमॉन है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ना मुझसे कि भाई रशिया है या नहीं है, तो इस पैरामीटर में आपको दो ही मुल्क नजर आ रहे हैं। एक आपको अमेरिका है जो कि स्टिल इट इज एस्टेब्लिश्ड पावर, और दूसरा आपको चाइना नजर आ रहा है जो उसको चैलेंज करने के लिए आ रहा है। वो कहता है कि मेरी हेजमोनी होनी चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव में आपके पास दो पावर्स बचते हैं, और ये झगड़ा इन दोनों के दरमियान है, इस दोनों के दरमियान। और इसी को ही हम जो है पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो तारीख के अंदर अगर आप देखें, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के अंदर आपको दो ही पावर नजर आते हैं हेजमॉन। एक ग्रेट ब्रिटेन था जो रहा वर्ल्ड वॉर 2 तक, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो खत्म हो गया। और उसने क्या किया 19th सेंचुरी के अंदर, वो बेचारा बैठ गया। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली वर्ल्ड के अंदर? उसके बाद ली, जो कि है, यस, कौन नहीं चाहता हमारा, कौन नहीं चाहता कि वो हेजमॉन बने? आप बताएं। पाकिस्तान को भी मौका मिल जाए ना, पाकिस्तान भी कहेगा हम भी हेजमॉन बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो इस वजह से यस, चाइना वांट्स टू बिकम अ हेजमॉन, बिकॉज़ हेजमॉन के भाई अपने चस्के होते हैं। अरिस्टेट बनना चाहती है। तो इस वजह से ग्रेट ब्रिटेन पहले बना, बट फिर यूनाइटेड स्टेट्स हेजमॉन बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड नाउ स्टिल अमेरिका को कहा जाता है कि इट इज अ हेजमॉन। और अभी डिबेट ये चल रही है कि भाई अमेरिका की हेजमनी को जो चक्कर करने के लिए आता है या उसको चैलेंज करने के लिए आ रहा है, वो चाइना आ रहा है। तो इधर चाइना इज अ हेजमॉन, और इट इज
America is a hegemon and how American existence या American hegemony is threatened. This is called hegemony को चाइनीज जो हैं वो काउंटर कर रहे हैं, किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, इसको कहा जाता है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और इसी को ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि अमेरिकन जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी हम फीचर्स देख के डायरेक्टली जंप करेंगे कि भाई चाइना उसको चैलेंज कैसे कर रहा है, और फिर हर कंट्री जो अपनी पॉलिसीज को उसके मुताबिक चेंज कर रही है। असवंत इसी को ही कहते हैं जो है पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। दिस इज पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि आप अमेरिकन हेजमनी को चाइनीज हेजमनी कैसे लेके आ रही है, यानी अमेरिका ने जो रूल्स रेगुलेशन सेट किए है, चाइनीज रूल्स रेगुलेशन कैसे आ रहे हैं जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। एंड देयर इज अ मॉडल ऑफ चाइना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिटरली चाइना का अपना मॉडल है और रूल्स रेगुलेशन है, अमेरिका के अपने हैं। इसी को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में कि भाई ये कैसे हो सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है इसको जी हसन, दिस इज सैंपल। ये गाइस आज का जो है आपका लेक्चर था, थोड़ा सा आपको मैंने ट्रायल दिया है, ठीक है। जी मैं नजरमानी आपको मैं लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, थोड़ा सा आपको ट्रेलर देना था, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी थी। अभी इस अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव में गाइस आपने समझना है, देखिए ना, पाकिस्तान हर कंट्री, जिस कंट्री को ये पता चल रहा है कि भाई चाइना अमेरिका के हाथ से पावर जा रहा है, चाइना की तरफ आ रहा है, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस पर्सपेक्टिव में चेंज करना चाहता है। और इसी तरीके से जिस कंट्री को ये फील हो रहा है उसको भी इस तरीके से करना चाह रहा है। तो दिस इज अ रीजन के जो दुनिया है वो अपने पावर्स को, अपनी फॉरेन पॉलिसीज को शिफ्ट कर रही है, पॉलिसीज को शिफ्ट कर रही है। आपने इस पर्सपेक्टिव में पूरे करंट अफेयर को समझना है। यही वो मेन स्ट्रीम लाइन होगी जिसको पकड़ के हम आगे चलेंगे, इसी को ही देख के हम आगे चलेंगे। ऑलराइट गाइस, और हर कंट्री इससे इन्फ्लुएंस हो रही है, दिस इज द राइट थिंग, ये हकीकत है, इसको हम देख के चलेंगे। तो गाइस ये आज का जो है वो हमारा लेक्चर था एंड आई होप आपको ये समझ आई होगी। अभी आपकी जो क्वेरीज हैं इस क्वेरी को जो है वो मैं सुनता हूँ।